नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की स्पेशल प्रश्न सीरीज आप लोगों के बीच में आ गई है। ये प्रश्न सीरीज आप लोगों के संविदा शिक्षक वर्ग 3 यूपी टेट, सी टेट, रीट यानी हर शिक्षक भर्ती में हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर लगभग मैं 5000 क्वेश्चंस को एनालिसिस किया करूँगा जो कि पूर्व वर्षों पर आधारित होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डेली 30 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, टाइम को बचाने के लिए मैं सीधे आंसर की तरफ ही बढ़ूँगा। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लेना और फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना। जिस तरह के पहले प्रश्न का आंसर ए है, बी है या सी है या इस तरह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप रीड कर लीजिए। चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में पूछा है, कौन से कथन सत्य है। तो इसमें फर्स्ट कथन ही सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी डेवलपमेंट के कुछ फैक्ट हेरिडिटी से भी प्रभावित होते हैं और कुछ एनवायरनमेंट से भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यानी 4 कथनों में से 3 कथन पियाजे के अनुसार कहा जा सकते हैं, लेकिन एक कथन को पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो ठीक है, रीड कीजिए फ्रेंड्स। तो इसमें निरंतर, तीसरा ऑप्शन राइट होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शंस को देख लीजिए। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये पियाजे ने कहा था। ठीक है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी जीन पियाजे ने कहा था। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात पियाजे ने कही थी। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न सीरीज या हमारे बाल विकास की क्लासें आपको समझ में आ रही हो तो बिल्कुल साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें मोटिवेट करें। साधना शिक्षा चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो भी डली हुई है, आप लोग बहुत जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यानी ये नीचे दिए कथनों में से पूर्व संक्रियात्मक की विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, जीन पियाजे ने कितनी 4 अवस्थाएं दी थी। 4 अवस्थाएं दी थी। 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक, 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक और 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जिसको पूर्व संक्रियात्मक विचार भी कहते हैं, और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस पे यहाँ फ्रेंड्स यह बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो कौन सी नहीं है वो, प्रतीकात्मक विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। के अलावा यानी खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसमें सीधा सा प्रश्न सरल सा पूछ लिया था। तो ये समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। तो इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ऑप्शन को छोड़कर सारे ऑप्शन खेल मतलब बच्चों के विकास में हेल्पफुल रहते हैं खेल के माध्यम से। ठीक है, यानी देखिए खेल के माध्यम से क्या क्या होता है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बात सही है। ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है और वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए। लेकिन ये समय बिताने का एक सुखद तरीका, ये बात सही नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रश्न यही पूछा था किसके अलावा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी 4 ऑप्शन में से एक बच्चों को सीरियसली गंभीर रूप से सोचने पर विवश करता है या सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो कौन सा होगा बताइए फ्रेंड्स। तो ये है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये राइट आंसर होगा। यानी फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
इन विकल्पों में से प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है और सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है, तो वो बताइए कौन सा होगा। अपन सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। करके सीखना, परियोजना विधि के सहयोग से सीखना, ठीक है, यानी करके सीखना सबसे बेस्ट चीज़ है। प्रगतिशील एजुकेशन, प्रोग्रेसिव सेक्शन करनी, परियोजना योजनाओं को बनाना, सहयोग करना, कोऑपरेट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रगतिशील कक्षा में होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी कौन सा कथन शिक्षा स्वयं ही जीवन इसके बारे में बताता है प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंबित करे, ऐसी शिक्षा होना चाहिए प्रगतिशील एजुकेशन के अंतर्गत। तो यानी 7वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है, यानी कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग किस सिद्धांत को बेटर मानते हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। तो उनके पहला ही ऑप्शन राइट होगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था, यानी कोलबर्ग ने क्या किया था, संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। जोन ऑफ डेवलपमेंट किस चीज़ को संदर्भित करता है या किस चीज़ को रेफर करता है, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो एक तीसरा ऑप्शन होगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही ZPD डेवलपमेंट भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो 9वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है। एक उभयलिंगी यानी क्या है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, बताइए। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों को समायोजन होता है, ठीक है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन राइट होगा, जिसमें स्त्री के गुण भी हो और पुरुष के गुण भी हो, उसे उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किस बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो वह ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती है। यानी मीडिया एक समाज का एक हिस्सा है, तो ये लिंग का ग्रहण करती है। समाज तो लिंग का निर्धारण ही करती है, संस्कृति भी लिंग की बातें करती है, लेकिन ट्यूशन में लिंग संबंधित कोई बात नहीं है, इसलिए ट्यूशन को छोड़कर सभी द्वारा लिंग की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक ये है कि, तो जो मानकीकृत स्टैंडर्ड टेस्ट है उनकी आलोचनाओं के अकॉर्डिंग ये एक उदाहरण है, तो किस तरह है देख लीजिए प्रश्न 12वें प्रश्न का। तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है, तो पहला प्रश्न राइट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है, यानी एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। तो ये बुद्धि कई प्रकार की होती है, ठीक है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, और हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी टीचर असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों कर सकते हैं,
तो इसका बेटर ऑप्शन क्या होगा, यानी बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, यानी शिक्षक मूल्यांकन कर सकते हैं और सीखने के लिए मूल्यांकन कर सकते हैं, तो बच्चों की प्रगति और उनकी उपलब्धि को जानने के लिए कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी नीचे दिए हुए ऑप्शन में से एक ऑप्शन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी रिलेटेड नहीं है, वो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। ये बच्चों को धीमे या खराब या बुद्धिमान के रूप से चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि ये सभी चीज़ें होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित होता है, बात सही है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल, और इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये बात भी सही है, ये नहीं है, इसलिए यहीं पर ये पूछा था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण ही हो सकता है गिफ्टनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है पर्यावरण के बीच एक अंतर क्रिया, तो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। यानी बच्चों में प्रतिभाशालीता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया के द्वारा ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सामाजिक हार्दिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, यानी सामाजिक और हार्दिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बालकों के लिए कक्षा का किस प्रकार का माहौल होना चाहिए या होता है, तो वो बताना है फ्रेंड्स। तो वो है ना, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ठीक है, इस तरह का बात की जाती है, यानी उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, यानी कक्षा में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस लिए निर्भर करता है वो बताना फ्रेंड्स। तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग के आधारित, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी अति संवेदनशील बच्चों को सीखने लर्निंग कराने में की हेल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी 3 तरीके उपयुक्त है लेकिन एक तरीका उपयुक्त नहीं है, वो बताना है फ्रेंड्स कौन सा नहीं है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, डांटना कहीं से भी उचित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा था कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, बाकी के ऊपर दी हुई तरीके सभी उपयुक्त हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, यानी अलग अलग सोच के, यानी डिफरेंट थिंकिंग आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन हु आर, तो क्या करते हैं। और तीसरा है सृजनात्मकता, बिल्कुल क्रिएटिविटी, अलग अलग तरीके से सोचने, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीका का वर्णन नहीं करता है, यानी समस्या को हल करने का एक तरीका का वर्णन नहीं करता है, तो कौन सा तरीका वर्णन नहीं करता, तो ये तरीका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा कि अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो निम्नलिखित कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है, तो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न का अर्थ यही होता है कि प्रश्न का एक ही तरीके से आंसर देना या एक ही आंसर होना, जबकि अब सारी चिंतन वाले प्रश्न में ये होता है कि एक ही समस्या को कई तरीके से सॉल्व करने की मेथड बताई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, यानी कि देखिए 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती है और उसी के अकॉर्डिंग संवेग भी रहते हैं, तो इसमें से संवेग कौन सा नहीं है बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो ये है डर एक संवेग है। कौन सा एक संवेग है, सॉरी यहाँ पे ये पूछा था, निम्न से कौन सा एक संवेग है, तो डर एक संवेग है। ठीक है, संवेग क्या, संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि वे दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी कि एक बच्चा ये बताता है कि दूध का उत्पादन, एक 3 साल का बच्चा दूध के बारे में ये बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी कि उसने अभी तक यही देखा है कि दूध का उत्पादन दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा होता है। उसने ये नहीं देखा कि दूध का उत्पादन गाय भैंस यानी जानवरों के द्वारा प्राप्त होता है। उसने ये अनुभव ग्रहण ही नहीं किया। तो ये किस समझ के आधारित होगा, कैसे स्पष्ट करेगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए नीचे ऑप्शन, ये मैंने बता ही दिया कि बच्चे का अनुभव क्या है, लेकिन आप लोग बताइए। तो ये होगा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, जो बच्चे का अनुभव है दूध बूथ से दूध खरीदने का, उस पर ही आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी नीचे दिए हुए विकल्पों में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन से ऑप्शन में हो रहा है, वो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो वो है आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, यानी एक टीचर के रूप में आराम से बच्चों को एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ से बच्चे से आप संवाद करके पूछताछ कर सकते हैं और माध्यम से बच्चे सीख सकें। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, देख लीजिए चारों ऑप्शन में से बेटर जो है वो वही आंसर होगा। वह कक्षा, यानी वह कक्षा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें खुली गतिविधि हो, कोने हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली हो और बाल साहित्य खुलीतात्मक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय में प्राप्त किया जा सके। यानी समृद्ध शिक्षा के लिए ऐसा क्लासरूम होना चाहिए, ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, या ऐसे बाल साहित्य होना चाहिए जो बच्चे अपने इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग उनको एनी टाइम पढ़ सके या उसका आनंद ले सके। तो सेकंड ऑप्शन ये राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो ये बेस्ट उदाहरण रहेगा पहला ही ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रपत्र 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की, यानी जो NCF 2005 ने अपनी समझ किसके अकॉर्डिंग प्राप्त की है, तो वो बताना फ्रेंड्स। एक इजी क्वेश्चन है, तो रचनावाद पर आधारित इसकी समझ है। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होती है। ठीक है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी बच्चों को कक्षा में प्रेरित कब समझेंगे, जब वो एक्टिविटी करेंगे। तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यानी बच्चे शिक्षक क्लासरूम में अगर शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे अंदर से प्रेरित हैं बिल्कुल, और जब बच्चे शांत बैठे रहते कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे तो समझो बच्चे बोरिंग हो रहे हैं या अंदर से वो प्रेरित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयोग है। यानी कौन सा बच्चों के अधिगम यानी उनकी लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रभावी अधिगम तभी होगा यानी वास्तविक जीवन की स्थितियों यानी वास्तविक जीवन की घटनाओं के साथ घटनाओं जो घटी हुई, तो बच्चों को एक दूसरे से उनसे बातचीत करने का एक प्रॉपरली मौका देना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अनुभव जितना सिखाता है उतना कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये किस तरह की मदद करता है। तो अनुशासन अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये किस तरह मदद करता है, ठीक है फ्रेंड्स बताइए। तो बच्चों को अपनी, पहला ही ऑप्शन होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो यानी अनुशासन बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चंस बड़े ही सुपर फास्ट तरीके से एनालिसिस करते हुए सोल्व किया। साधना शिक्षा चैनल पर आपको इसी तरह की क्लासें मिलती रहेगी बिना टाइम गवाए के, और इस तरह के आपको PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे। अब टेलीग्राम चैनल पर आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही है तो साधना शिक्षा को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।